नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। हम इस कक्षा में जो आपका पद्य भाग है प्रथम प्रश्न पत्र उसमें निरंतर पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो इकाई 3 है उसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उद्धव शतक, उसके परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम उसका जो पद्यांश है उसका हम व्याख्या और प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो जैसे आपने बीए भाग प्रथम वर्ष में जो रचना तृतीय इकाई में प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई में आपने जो पढ़ी थी सुदामा चरित्र, उसी तरह ये तृतीय इकाई में एक लघु काव्य जिसे हम खंड काव्य मुक्त रचना के तौर पर जानते हैं, काव्यशास्त्र की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। सबसे पहले आपको इस पाठ्य पुस्तक से परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या कैसे इसको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ इस पाठ्य पुस्तक से तैयार करनी है। इस पाठ्य पुस्तक से 2 प्रश्न अति लघुतरात्मक जो कि आपके प्रश्न पत्र के प्रथम भाग जो है खंड ए उसमें पूछे जाएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न लेखक इसका जो रचनाकार है उसका नाम, रचनाकार की जो अन्य रचनाएं उनका नाम, रचना का समय और रचना का जो कोई पात्र है किन्हीं 2 प्रमुख पात्रों के नाम या उनकी कोई चारित्रिक विशेषताएं, इस तरह के प्रश्न। इसके अलावा रचना का मूल उद्देश्य, प्रतिपाद्य, रचना में प्रमुख कोई 2 जो हैं भाव या मुख्य विशेषताएं, रचना का रूप, काव्यशास्त्र की दृष्टि से रूप क्या है, रचना में प्रधान भाव या रस कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा रचना इस रचना में कितने छंद हैं ये भी पूछा जा सकता है। इस रचना में जो छंद हैं उन छंदों में प्रमुख भाव कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया। इस रचना की भाषा कौन सी है, किस भाषा में ये रचित है। ये अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं उनमें इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब जो लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उनमें व्याख्या से प्रश्न पाठ्य पुस्तक जो है आपकी ये उद्धव शतक इससे पूछी जाएगी और 2 व्याख्याएं आपको दी जाएगी इकाई 3 में, और उनमें से खंड जो वह होगा उनमें से आपको कोई एक व्याख्या करनी होगी। खंड से होगा वहाँ इस पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक जो कि इस रचना के काव्य रूप से संबंधी हो सकता है, इस रचना के जो काव्य सौंदर्य है उससे संबंधित हो सकता है, इस रचना में जो भ्रमरदूत परंपरा के अन्य ग्रंथ है उससे जोड़कर प्रश्न दिया जा सकता है। इस रचना में आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कवि है उसका उद्देश्य सगुण भक्ति भावना की स्थापना करना है और निर्गुण ज्ञान मार्ग का खंडन करना है, ये पूछा जा सकता है। और ये सभी सोधारण आपसे पूछे जा सकते हैं। रचना के जो कला पक्ष है उस पर भी अलग से प्रश्न आ सकता है, भाव पक्ष पर भी अलग से प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्न इस पाठ्य पुस्तक से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें इन प्रश्नों के को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं कि पहले तो इस पाठ्य पुस्तक
का हम परिचय की बात करते हैं। आपके जो तीसरी इकाई में पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है उद्धव शतक, और ये एक मुक्त काव्य रचना है। कुछ विद्वान इसे प्रबंध, लघु प्रबंध काव्य भी कहते हैं, लेकिन ये प्रबंधात्मक रूप में लिखी गई ये मुक्त काव्य रचना है। इसके जो रचयिता कवि हैं वो हैं उद्धव शतक के नरोत्तम स्वामी, और माफ कीजिए जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर न केवल इस काव्य कृति के मशहूर लेखक कवि रहे हैं, बल्कि उनके अन्य जो साहित्य का योगदान है वह भी महत्वपूर्ण रहा है। और इसलिए आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर की अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें से किन्हीं दो रचनाओं का नाम भी याद रखना है। तो आपको मैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। इस उद्धव शतक के अलावा कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनकी है गंगावतरण। गंगावतरण का एक महाकाव्य है, और रत्नाष्टक, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, ये इनकी मूल कृतियां हैं। अब आप इनमें से उद्धव शतक के अलावा गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, ये दो नाम भी याद रख सकते हैं। कोई दो कृतियां इसके अलावा पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इन्होंने संपादित जो पुस्तकें हैं वो उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो संपादित पुस्तकें जो थी उनमें इन्होंने सुधासार, कवि कुल कंठाभरण, हित तरंगणी, सुजान सागर, बिहारी रत्नाकर, सूर सागर, इनका संपादन किया और भावार्थ इन्होंने समीक्षात्मक भावार्थ किया। सूर सागर जो थी ये पूरी नहीं कर पाए थे, और उसे इनके पश्चात आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पूर्ण किया। तो सूर सागर इनका जो बिहारी रत्नाकर नामक जो इनकी संपादित पुस्तक है, जो कि बिहारी सत्सई की टीका के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रही और प्रमाणिक मानी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रत्नाकर जी हैं इन्होंने इनके जो साहित्य के इतिहास में इनका बहुत योगदान था, और इसलिए दो महत्वपूर्ण और काम जो इनके जुड़े हुए हैं, साहित्य सुधा निधि और सरस्वती नामक जो दो पत्रिकाएं थी हिंदी की, प्रारंभिक हिंदी की, खड़ी बोली हिंदी की और ब्रजभाषा के और खड़ी बोली का जो संक्रमण काल था उस दौरान की, तो इन्होंने ये संपादक रहे। सरस्वती के संपादक के रूप में इनका महत्वपूर्ण योगदान प्रारंभकर्ता के तौर पर रहा। और नागरी प्रचारणी सभा, काशी, प्रयाग, इनकी स्थापना में और विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। तो ये इनकी रचनाओं की बात हो गई। अब इनका जो काल है यानी जीवन काल, पहले तो इन कवि का जो जीवन काल है वो देख लें आप। इनका जो जन्म है 1866 ईस्वी में काशी में हुआ था, और इनका जो निधन है वो 1932 में हरिद्वार में इनका ये जीवन काल था। ये जो उद्धव शतक नामक जो पाठ्य पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में जो खंडिका भी दिया गया है, इस कृति का जो रचना काल है वो कोई एक वर्ष का नहीं है, जैसा कवि ने खुद बताया है कि इसमें खूब लंबा समय लगा, लेकिन इसका जो प्रकाशन का जो समय है वही रचना काल इसका माना गया। तो प्रकाशन का जो समय है वो 1929 ईस्वी में उद्धव शतक का प्रकाशन हुआ। इस काव्य कृति में मुक्त काव्य तो कितने छंद हैं ये आप छंद के तौर पर हम देखें, इसमें मंगलाचरण सहित कुल 118 छंद हैं। इस कृति में
मंगलाचरण सहित कुल 118 छंद हैं। और इसकी जो कथा है, किसकी कथा, यानी ये प्रसंग, कौन सा प्रसंग इस पाठ्य पुस्तक में है, पौराणिक ये रचना है और पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर लेगा। तो जो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण है, उसके 46वें और 47वें जो अध्याय हैं, उनसे कथा वस्तु आधार रूप में ली गई है। और उसको आधार बनाकर एक बहुत ही सरस मार्मिक काव्य रचना की प्रस्तुति आपके सामने इस पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इसका जो और कुछ विशेषताएं तो हम देखें तो इसमें जो भाव पक्ष की दृष्टि से देखें तो इसमें दाम्पत्य भाव या मधुरा कांता भाव की जो भक्ति भावना है उसकी प्रधानता है। एकनिष्ठ अनन्य प्रेम की प्रधानता है। निर्गुण निराकार का खंडन है। सगुण साकार की स्थापना है। और जो इसमें कला पक्ष की दृष्टि से हम देखें तो इसमें कला पक्ष की दृष्टि से जो भाषा है, ब्रज भाषा का जो साहित्यिक रूप है वह देखा जा सकता है। अलंकारों की दृष्टि से यमक, श्लेष और अनुप्रास, ठेकानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, वर्णावृत्ति वाले जो अलंकार हैं उनका अधिक प्रयोग उसमें हुआ है। और छंद की दृष्टि से इस रचना में एकमात्र छंद घराक्षरी कवित्त जो छंद है 31 वर्ण वाला छंद होता है और इस वर्णिक छंद का प्रयोग इस संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। तो कवित्त छंद की ये रचना है। मोटे तौर पर मैंने आपको इस कृति का परिचय, कवि का परिचय और इसकी जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, वो आपको बताई। हम अगली कक्षा में आपको इस कृति का जो पद के जो छंद हैं उन छंदों का एक एक करके हम भावार्थ समझेंगे, व्याख्या की दृष्टि से उन्हें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।